अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आप लोग को समझ आ गया है? अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, फिर मैं आप लोग का रिप्लाई कर दूंगी। अब जो हम लेक्चर पढ़ने लगे हैं वो है डिजीज़ कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हमने फूड प्रोडक्शन पढ़ी थी, इसमें हम डिजीज़ कंट्रोल पढ़ेंगे। वो बताते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ कंट्रोल में एक फैंटास्टिक प्रोग्रेस आई है। इन एक्शंस ने वेरियस डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प की है। इन डिजीज़ कंट्रोल में 3 मेजर्स आ जाती हैं: प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। अब लॉन्ग किस तरह से आता है कि वो या तो पूछ लेते हैं हाउ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी एंड बायोलॉजी आर लिंक्ड टू ईच अदर, हाउ biology helped in the treatment of drug, yeah, how biology helped in gene therapy, how biology and vaccination are related with one another, how biology and vaccination are connected to each other, yeah, how biology helps in the vaccination, yeah, what are the concepts about vaccination, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स को वो बताते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेज में जैसे जैसे एडवांसेस आती गई हैं, इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कॉजेटिव एजेंट्स उनको कहते हैं जो किसी बीमारी को कॉज करते हैं, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बारी बारी सारी आएंगी, तो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाती है एड्स। एड्स की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एज वेल एज फॉर द शॉर्ट। एड्स, अब इसका यहाँ पे कॉज बाय एचआईवी की जगह लिखे, यहाँ पे लिखे कॉजेटिव एजेंट, हेडिंग दे लें यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट, यहाँ पे है एचआईवी। एड्स किससे कॉज होता है? एचआईवी से। एचआईवी क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये कैसे फैलते हैं? यहाँ पे लिखे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो था ना, कॉजेटिव एजेंट और होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है जो कॉज करे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कैसे फैलता है? फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, नंबर वन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको है ये उसका ब्लड किसी और को लगा दिया तो एचआईवी ट्रांसफर हो जाएगा, एड्स हो जाएगी उस बंदे को। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से 3 पॉइंट्स थे: सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटामिनेटेड सिरिंजेस। तीन से ये फैलता है, 3 तरीकों से मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब प्रिकॉशंस, यहाँ पे प्रिकॉशंस की हेडिंग दे। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हम जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा है उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब हेपेटाइटिस जो है ये दूसरी डिजीज है। हेपेटाइटिस भी एच वायरस से कॉज होती है, जो कि एक वायरस है एच वायरस, ठीक है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू फैल सकती है। इसकी जगह पे भी डॉक्टर केयरफुल और अवॉइड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी उस पेशेंट से कांटेक्ट को अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। तो इस टॉपिक में 2 डिजीजेस थी, एड्स और एचआईवी। नेक्स्ट हम इनके आ जाते हैं वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है बायोलॉजी का? मैनी डिजीजेज हैं जैसे पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मॉम्स कैन इजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। अब यहाँ पे हमारे पास बताते हैं कि कुछ डिजीजेज हैं: पोलियो, वूपिंग कफ यानी खूनी खांसी, मीजल्स, मम्स, ये कंट्रोल हो जाते हैं वैक्सीनेशन से यानी, और शॉर्ट्स, इनको शॉर्ट्स पे। शॉर्ट्स क्या है? रेगुलर इनटेक ऑफ वैक्सीन एट रेगुलर इंटरवल्स नोन एज शॉर्ट्स। regular intake of vaccine for the regular intervals is called as shots। अब वैक्सीनेशन का या इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले डेवलप किसने करवाया था? जो है एग्जामिनर जो है वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, हु डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। तो एडवर्ड जेनर ने पहली दफ़ा वैक्सीनेशन की टेक्निक को 1796 में किया था, तब उसका नाम था काउपोक्स पस। वैक्सीने वैक्सीन का जो वर्ड है वो निकला है लेटिन वर्ड वैका यानी काउ से।
काउपॉक्स पस इज नोन एज वैका। तब उसने काउपॉक्स पस जो थी उसको वैका यानी वैक्सीन का नाम दिया था। काउ से पस जो थी उस काउ पॉक्स, काउ को ना पॉक्स हुआ, मतलब उसमें जो पस थी उसमें से उसने निकाला, उसको वैक्सीन का नाम दिया। ये सारा जो चैप्टर है वो कैसे बना, मतलब वैक्सीनेशन भी का ये सारा चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ। वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर में काउ पॉक्स की पस ली, उसको इंजेक्ट किया एक बच्चे में, उसको था स्मॉल पॉक्स। उसका जो स्मॉल पॉक्स था वो काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगने की वजह से ठीक हो गया, तो दोबारा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसी तरह काउ पॉक्स को लोगों में लगा दिया गया ताकि उनमें स्मॉल पॉक्स ना हो। एज अ वैक्सीनेशन के तौर पे इसे पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का दूसरा नाम है इनोकुलेशन। ये इसलिए की जाती है क्या कि लोगों को वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से बचाया जा सके, इम्यून किया जा सके। जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं चलो जी इनको हम वैक्सीनेट करवाने जा रहे हैं। आई थिंक 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं, तो उनको वैक्सीन कराने के लिए ले जाया जाता है, तो ऐसे ही उनको इम्यून किया जाता है इन डिजीजेस से। नेक्स्ट वो कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है ना वर्ल्ड से अब टोटली एलिमिनेट हो गया बाय यूजिंग द वैक्सीनेशन मेथड। साइंटिस्ट अभी भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम डिजीजेस के खिलाफ, लेकिन जो एड्स की वैक्सीन है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ह्यूमन पे अप्लाई होती है अभी भी। क्लियर? तो अभी तक एड्स का तो ट्रीटमेंट नहीं आया कोई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। अब एक पर्सन जब बीमारी से बीमार होता है, डिजीज, किसी डिजीज की वजह से बीमार हो जाता है, हम उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। दो डॉक्टर भी उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो एंटीबायोटिक्स का करती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। अगर आपसे कोई शॉर्ट पे भी पूछ ले व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, आप कहेंगे दीज आर द मेडिसिन या दीज आर केमिकल्स व्हिच कैन किल बैक्टीरिया। क्लियर? एंटीबायोटिक्स का नाम ही बैक्टीरिया की वजह से, एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन अगेंस्ट द लाइफ, तो बैक्टीरिया भी एक लाइफ है ना, तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज में यूजफुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स हम वायरल डिजीज में यूज नहीं करते, ठीक है? तब तक वो यूज हो सकती है लेकिन बैक्टीरिया ने उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप ना की हो, मतलब वो उनके खिलाफ लड़ने की ताकत ना रखते हो। अब कैंसर में दो तरीके की थेरेपी यूज की जा सकती है, एक रेडियोथेरेपी और एक कीमोथेरेपी। अब डिफरेंस आ सकता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, कैंसीरियस पार्ट को हम शॉर्ट वेव रेडिएशन के साथ एक्सपोज करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से रेगुलर इंटरवल्स पे रेडियो एक्टिव मटीरियल से शॉर्ट वेव रेडिएशन फॉल कराते हैं कैंसीरियस पार्ट पे। अब पाकिस्तान में ऐसे सेवरल सेंटर्स हैं जो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए रेडियोथेरेपी करवाते हैं। ठीक है, ये आ गया रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आप क्या लिखेंगे कि कीमोथेरेपी में सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। अब ठीक है, कीमोथेरेपी में एंटी कैंसीरियस केमिकल्स होते हैं, यानी कैंसर को मारने वाले केमिकल्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वो है पेशेंट को दिए जाते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो कैंसीरियस और नॉर्मल सेल्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंसीरियस को तो करेंगे ही करेंगे, नॉर्मल को भी साथ करेंगे। अब न्यू टेक्निक एक डेवलप हुई है कीमोथेरेपी से बचने के लिए, डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करने की। इसको हम कहेंगे जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है, हम एक आइसोलेट करते हैं नॉर्मल जीन को, उसको इंसर्ट कर देते हैं एक होस्ट में बोन मैरो सेल्स के जरिए। ऐसी जीन थेरेपी जो होती है वो डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर कर देती है, यानी जो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से हमें मुश्किलात आती हैं, जैसे
कैंसर हो गया और भी जो बीमारी है वो सारी इस ट्रीटमेंट से जीन थेरेपी की मदद से रिमूव हो जाती है। डिटेल में आप जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 23 में। अब बताते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होती है। ऐसी मैनेजमेंट जिसमें पूरे के पूरे रेलेवेंट अप्रोप्रिएट और ऑल मेथड्स हैं उस डिजीज कंट्रोल के। ऐसी डिजीज कंट्रोल की अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट करेंगे। ये वही बात है लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑल मेथड्स को कम्बाट ऑल मेथड्स को यूटिलाइज करके डिजीज को कम्बाट करना यानी हराना। और लोगों का इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन शो करना, ऐसी मैनेजमेंट को इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिटी को अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी कॉजेज के बारे में बताना चाहिए, उसकी रेमेडीज के बारे में। ऐसा मेथड कंट्रोल है डेंजरस डिजीज का फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन हेल्थ ऑफ मैन में इजाफा किया है तो बायोलॉजी ने मीन्स में भी इजाफा किया है। नंबर ऑफ मीन्स डिस्कवर्ड किए हैं, डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, फॉर एग्जांपल क्लोनिंग, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म मेथड है, यानी इससे हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की, बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके दो वेज होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग भी आता है, राइट अ नोट ऑन क्लोनिंग। ये बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ है, राइट अ नोट ऑन क्लोनिंग। ठीक है, तो आपको मैं साथ साथ इसकी बताती जाऊंगी हेडिंग्स। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं इसकी हेडिंग्स बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने इसको लिखना है। पहले है इसकी डिफाइन कि ये सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसके जरिए हम एक ऑर्गेनिज्म की या सेल की आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि एक एनिमल जो है ना वो क्लोनिंग के जरिए तो नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कुछ सर्कमस्टेंसेस में कर लेते हैं, यानी एफर्ट्स और स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पे शॉर्ट पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ वन इंसेक्ट एंड वन प्लांट व्हिच डू क्लोनिंग रेगुलरली। तो आपका बोर्ड में शॉर्ट आया हुआ है 2021 में, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्ट्रॉबेरी एंड एफर्ट। अच्छा, 1997 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने शीप को क्लोन करने में सक्सेस हासिल की थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था कि अदर मेमिलियन स्पीशीज जो थी माइस और काउस वो तो पहले से ही क्लोन हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि शीप को भी क्लोन कर लेते हैं, तो उसने शीप क्लोन की। उसका नाम था डॉली शीप। क्या नाम था? डॉली शीप। ये आप लोगों ने 8 की बुक साइंस में पढ़ा होगा, डॉली शीप। ठीक है, अच्छा, अब दो मेथड होते हैं क्लोनिंग के। एक प्रोसीजर होता है जिसमें से न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है एक फर्टिलाइज्ड एग से। मतलब शीप से एक फर्टिलाइज्ड एग लिया, उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव करा दिया। अब क्या होता है कि फुल्ली डेवलप जो इंडिविजुअल बन चुका होता है ना एक शीप की बॉडी में, उसको लिया जाता है, उसका न्यूक्लियस भी ले लिया जाता है, उसकी जगह वो न्यूक्लियस रख दिया जाता है जो फर्टिलाइज्ड एग से हमने रिमूव किया था। अब जाइगोट जो है वो अल्टर्ड हो गया, यानी चेंज हो गया, उसकी प्लेस बदल दी और सूटेबल वॉर्म में यानी यूट्रस में प्लांट किया जाता है जहाँ पे वो अपनी डेवलप को कंप्लीट करता है। इसके बाद जो इंडिविजुअल बनता है वो उसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है जिसका न्यूक्लियस यूज होया होता है। क्लियर? यानी जो शीप बनी वो उस जैसी थी जिसका फर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस लिया था। ठीक है, तो क्लोनिंग एक डिजायर्ड जीनोटाइप की मल्टीपल कॉपीज बना सकती है। अब दूसरी टाइप ऑफ क्लोनिंग है स्प्लिटिंग ऑफ वन एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज।
ठीक है, एक सिंगल एग को हमने वन और मोर एम्ब्रियोज में डिवाइड कर दिया। यही जो वो प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं ना इस टाइप के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों पेरेंट्स से क्रोमोसोम कैरी किए होते हैं, यानी वन फ्रॉम ईच पेरेंट, क्लियर, one from mother, one from father. This type of cloning has already been used to produce genetically identical cattle and other farm animals. मतलब इस तरह की क्लोनिंग को हम कैटल या अदर फार्म एनिमल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आता है कि जो मैन की क्लोनिंग है ना, वो अभी तक सूटेबल नहीं है। मतलब इसके बारे में बहुत से डिस्कशन और कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू। मैन की क्लोनिंग पॉसिबल तो है, लेकिन ये एक अजीब चीज मानी जाती है। तो अब यहाँ पे वो तो मैंने आपको बात बता दी। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैंने ने ना क्लोनिंग टेक्निक्स को अपना लिया है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री, यानी हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस, प्राइस बुल्स, रेस हॉर्सेस को इस तरह उन्होंने अपना लिया है। देखते हैं आगे कितना रह गया है हमारा। ओके, यहाँ पे वही बात मैंने बता रही है कि ह्यूमन के एम्ब्रियो को क्लोन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है, तो ह्यूमन की क्लोन होनी चाहिए नहीं। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पे हमें ह्यूमन का जो क्लोन है वो ज़रूरी है। तो इसकी अब मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ। इसकी अब आपने हेडिंग्स देखनी है कि कैसे आपने इसको लर्न करना है। और अब यहाँ पे एक बात रहेगी कि क्लोनिंग जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजेनिक एम्स को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। यूजेनिक एम्स यानी यूजेनिक एम्स होते हैं एक जैसी जीन्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म। यू मीन एक, जेनिक मीन एक जैसी जीन्स, यूजेनिक एम्स। अब क्लोन की डिफाइन, क्लोन एक ऐसा सेल होता है या इंडिविजुअल होता है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और उस तरह से उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डिफाइन लिखेंगे, यहाँ पे आप डिफाइन लिखेंगे क्लोनिंग द asexually reproduced organisms are produced by a method known as cloning। यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्लोनिंग इज द asexual reproduction method through which identical asexually reproduced organisms are produced। क्लियर, मैंने दोनों आपको डिफाइन बता दिए। फिर आप लिखेंगे क्लोन की डिफाइन, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे एनिमल्स विच डन क्लोनिंग। तो आपको मैंने बता दी कि एनिमल्स जो नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं और प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्लोनिंग के जरिए। कौन है? स्ट्रॉबेरी और एफिड, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। एक है न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड, इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस, पे आप लिखेंगे न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड। दूसरी जो मेथड है वो आप लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एग इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियो, यानी स्प्लिटिंग एम्ब्रियो मेथड। क्लियर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोनिंग शीप। क्लोनिंग शीप यानी स्कॉटलैंड में जो शीप की क्लोनिंग हुई थी। बाकी आप अदर मेमोलियन स्पीशी वाला भी लिखेंगे, माइस और काऊ के वो हो गई थी क्लोनिंग उनकी पहले। फिर आप इसके बाद लिखेंगे, फिर आप इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे, क्लोनिंग की सिग्निफिकेंस। क्लोनिंग की सिग्निफिकेंस कैसे होगी? वो पहली जो ऊपर लाइन पड़ी थी आपने यूजेनिक एम्स वाली, इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर अटेनिंग यूजेनिक एम्स। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाली, मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट ए कमर्शियल टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स, ये वाली लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन, अ कंट्रोवर्शियल इशू। क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन, अ कंट्रोवर्शियल इशू, या अ कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग, कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग। ठीक है, तो आप इसी तरह से हेडिंग्स के थ्रू याद करें, इनको लिखें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो लास्ट
टॉपिक हमारा रह गया प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है और एक दफ़ा लिख के अपने आप को चेक कर लेना है। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।